आइए, आज हम किताबों की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो छपाई के आने से सदियों पहले मौजूद थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर कहानी हाथ से लिखी जाती थी और रची जाती थी। ये भारत की सचित्र पांडुलिपियों की कहानी है। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तब रामायण और महाभारत जैसे बड़े बड़े महाकाव्यों को, मतलब इस पवित्र ज्ञान को कैसे सहेजा जाता होगा, कैसे सुनाया जाता होगा। देखिए, सिर्फ लिखकर तो नहीं, बल्कि उन्हें तस्वीरों में जिंदा करके। पर सवाल यह है कि ये होता कैसे था। तो इस सवाल का जवाब छिपा है इन जैसी चीजों में, हाथ से बनी बेहद बेहद खूबसूरत सचित्र पांडुलिपियों में। देखिए, ये सिर्फ किताबें नहीं थीं। अरे नहीं, ये तो कला के बेहतरीन नमूने थे, जहां हर पन्ना एक पूरी कहानी कहता था। असल में इन बेहतरीन चित्रों के पीछे एक सदियों पुरानी कलात्मक परंपरा है, और इसे समझने के लिए हमें चित्रसूत्र को जानना होगा, जो कि भारतीय कला का, आप कह सकते हैं, मूल ग्रंथ है। तो चित्रसूत्र क्या था? असल में ये कलाकारों के लिए एक प्राचीन गाइड बुक की तरह था। सोचिए, लगभग 1500 साल पुराना ये ग्रंथ बताता था कि एक परफेक्ट तस्वीर कैसी दिखनी चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, और सदियों तक कलाकारों ने इन्हीं नियमों का पालन किया। देखिए, चित्रसूत्र ने पेंटिंग के 6 जरूरी नियम बताए, जिन्हें षडंग कहा गया। इसमें था रूप भेद, यानी अलग अलग आकारों का ज्ञान। प्रमाण, यानी सही अनुपात और बनावट। भाव, मतलब भावनाओं को दिखाना। लावण्य योजना, यानी ग्रेस या सुंदरता का समावेश। सादृश्य, यानी असल चीज से मिलती जुलती हो। और वर्णिका भंग, यानी ब्रश और रंगों का कलात्मक इस्तेमाल। इससे साफ पता चलता है कि ये कला कितनी व्यवस्थित और कितनी गहरी थी। तो चलिए अब बात करते हैं उस खास तरीके की जिससे इन किताबों को सजाया जाता था। हम इसे लघु चित्रकारी या मिनिएचर पेंटिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 2 तरह की चित्रकला का अंतर समझना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ थे भित्ति चित्र, जो बहुत बड़े होते थे, दीवारों पर बनते थे और दूर से देखे जाते थे। वहीं दूसरी तरफ थे ये लघु चित्र, जो छोटे होते थे और जिन्हें हाथ में लेकर पास से देखने का अनुभव ही कुछ और था। और हाँ, एक बात और, शुरुआती पांडुलिपियां आज की किताबों जैसी बंधी हुई नहीं थीं। अरे नहीं, वो ताड़ के पत्तों पर लिखी और चित्रित की जाती थी। इन अलग अलग पन्नों को, जिन्हें पत्र या फोलियो भी कहते हैं, बस एक साथ रखा जाता था। इन कीमती संग्रहों को सहेजने का तरीका भी बड़ा खास था। इन्हें एक सुंदर कपड़े में लपेटकर रखा जाता था, जिसे पोटली कहते थे। और फिर ये पोटलियां राजाओं और संरक्षकों के पुस्तकालयों की शान बढ़ाती थीं। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कला कैसे विकसित हुई। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी भारत की जैन शैली की, जहां कला बनाना भक्ति का एक रूप था। ये देखिए, ये कल्पसूत्र से लिया गया भगवान महावीर के जन्म का एक अद्भुत चित्र है। इसमें जैन शैली की खासियतें कितनी साफ दिखती हैं, है ना? वो चटक लाल और नीले रंग, और किरदारों को बनाने का वो खास अंदाज। वैसे जैन शैली को पहचानना बहुत आसान है। इसमें चमकीले, चटक रंगों का इस्तेमाल होता है। रेखाएं पतली, लहरदार और बहुत ऊर्जावान होती हैं। और हाँ, सबसे बड़ी पहचान है वो बाहर निकली हुई आंख। चेहरे अक्सर 3/4 प्रोफाइल में होते हैं, और साथ ही सल्तनत वास्तुकला का असर, जैसे गुंबद और मेहराब, भी इन चित्रों में दिखाई देता है। तो सवाल ये उठता है कि इन कीमती पांडुलिपियों को बनवाता कौन था? असल में इन्हें अमीर जैन व्यापारी बनवाते थे, और वो इसे एक पवित्र और धर्म का काम मानते थे। वो इन पांडुलिपियों को मठों के पुस्तकालयों, जिन्हें भंडार कहा जाता था, वहां दान कर देते थे। इस शैली में कई ग्रंथ चित्रित किए गए। इनमें सबसे लोकप्रिय था कल्पसूत्र, जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन के बारे में बताया गया है। एक और था कालकाचार्य कथा, जो साधु कालक की एक बड़ी ही साहसिक कहानी है। और हाँ, संग्राहणी सूत्र, जो 12वीं सदी का एक कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट था। तो अब पश्चिम से जरा पूर्व की ओर चलते हैं, क्योंकि लगभग उसी समय पूर्वी भारत में एक और महत्वपूर्ण शैली विकसित हो रही थी, पाल शैली। और ये कला आई थी ज्ञान के बड़े बड़े केंद्रों से। ये देखिए, ये पाल शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये लोकेश्वर का चित्र है, जो अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता पांडुलिपि से है। जरा इसकी रेखाओं पर गौर कीजिए, कितनी कोमल और घुमावदार हैं, है ना? ये जैन शैली की तीखी कोणी रेखाओं से बिल्कुल अलग हैं।
दरअसल इस शैली का विकास नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों में हुआ था, और ये जगहें सिर्फ ज्ञान के ही नहीं बल्कि कला के भी बहुत बड़े केंद्र थे। चलिए अब जरा दोनों शैलियों को एक साथ रखकर देखते हैं। देखिए, बाईं तरफ है कोणीय जीवंत जैन शैली, जिसमें चटक रंग है, ऊर्जा है, और दाईं ओर वो है शांत और तरल पाल शैली। फर्क कितना साफ है ना। दोनों का सौंदर्य अपने आप में अनूठा है। अब वक्त आगे बढ़ा और भारत में नए सांस्कृतिक प्रभाव आए। जाहिर है कला ने भी एक नया मोड़ लिया। यहीं से शुरू होता है सल्तनत काल का दौर और एक नई मिश्रित शैली का उदय। देखिए, हुआ ये कि मध्य एशिया से सल्तनत शासन के आने के साथ ही फारस, तुर्की और अफगानिस्तान से नए कलात्मक प्रभाव भी भारत आए। और इसी मेलजोल से एक हाइब्रिड स्टाइल, एक मिश्रित शैली ने जन्म लिया, जिसे हम सल्तनत चित्रकला कहते हैं। इसमें क्या था? इसमें भारत के अपने कलात्मक तत्व थे जो फारसी प्रभावों के साथ मिल गए, जैसे रंग, इंसानी शरीर की बनावट और सरल प्राकृतिक लैंडस्केप्स। और इस सल्तनत शैली का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है ये निमतनामा, यानी व्यंजनों की किताब का एक पन्ना, जो मांडू में बनाया गया था। ये इस दौर की चित्रकला का एक बेहतरीन नमूना है। तो अगर इस पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें तो 5वीं सदी में चित्रसूत्र ने कला के मूलभूत नियम तय किए। फिर 11वीं-12वीं सदी में बौद्ध पाल शैली ताड़पत्रों पर फली फूली। 14वीं-15वीं सदी में पश्चिमी भारत में जैन शैली अपने रचनात्मक शिखर पर पहुंची। और फिर 16वीं सदी में सल्तनत के प्रभाव ने नई मिश्रित कला शैलियों को जन्म दिया। कभी सोचकर देखिए, इन 1000 साल पुराने चित्रों को कभी किसी ने अपने हाथों में थामा होगा। इन्हें बहुत प्यार से, बहुत करीब से देखा होगा। ये सिर्फ कला के नमूने नहीं हैं, ये इतिहास, विश्वास और हमारी संस्कृति के जीते जागते दस्तावेज हैं। तो आज ये छवियां हमें अपने अतीत के बारे में और कौन सी अनकही कहानियां बता सकती हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।